मुजफ्फरनगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजीव बालियान। उनकी पत्नी का ये दावा है कि एक बार फिर से संजीव बालियान जो है वो मुजफ्फरनगर का दिल जीतने वाले हैं। जीतेंगे या नहीं ये तो पता चलेगा 4 जून को। हमारे साथ देखिए सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं और मुजफ्फरनगर की अगर बात हो रही है तो आरएलडी की प्रवक्ता निशा जी हमारे साथ हैं। निशा जी, आरएलडी साथ आई बीजेपी के मजबूरी कहें या जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया कारण वो था? देखिए अभिषेक जी, कारण अगर मैं बात बताऊं तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पिछले 10 सालों में जो इस सरकार ने काम किए हैं उनको देखते हुए ये निर्णय माननीय जयंत चौधरी जी ने लिया। साथ ही आपने अभी कहा कि भारत रत्न जो दिया गया, ये आप एक किसान को देखिए, एक मजदूर वर्ग को देखिए, सबसे ज़्यादा किसानों के लिए जो कार्य करने वाले थे वो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी थे। पिछले 60 सालों में इस सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये निर्णय लिया है तो क्यों ना इसका स्वागत हर किसान या हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी क्यों ना करें। और ये सम्मान देना कोई सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि ये सम्मान दे करके ही साथ लिया जाए। इस सम्मान को देने का मतलब ये है कि किसानों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो झुकाव है कि हमें उनके लिए काम करना है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी उसको और आगे लेकर के जाना है। वो किसानों के मसीहा इसीलिए कहे जाते हैं। हो गया। हाँ जी, वो 2 साल में हो गया क्योंकि नहीं अभिषेक जी, ऐसा जब आया था अभिषेक जी 2 साल और 2 महीने की बात नहीं होती। पहले भी एक भाई प्रवक्ता ने यही कहा, समय की बात होती है कि जब हम देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जब विकास की बात हो रही है तो इस सरकार ने जिस जिस वर्ग के लिए विकास किया, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, जब उस तरफ आगे बढ़ता है तो ये निर्णय लेना स्वाभाविक था। तो हमारे अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने इसीलिए निर्णय लिया कि अगर मैं किसानों के लिए और कुछ बड़ा करना चाहता हूं तो विपक्ष में बैठ के तो मैंने हमेशा ही किसानों के मुद्दे उठाए हैं, लेकिन अब मैं सरकार में रह करके उस पक्ष को और मजबूती से रखूं और उसमें और बड़ा सहयोग करके किसानों को और आगे बढ़ाने का कार्य कर सकूं। केके जी, आपको क्या लगता है, आरएलडी अब चूंकि साथ आ गई है, बीजेपी के एनडीए का हिस्सा बन गई है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कमजोरी थी बीजेपी की वो दूर हो जाएगी, इतनी मजबूती से वो आगे बढ़ पाएगी? देखिए, ऐसा है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टी का नेता जिस जगह जा रहा है, जिस दल में शामिल हो रहा है या जिससे गठबंधन कर रहा है, जनता भी उसके साथ चल जाएगी। ये एक जो भ्रम जो है वो भ्रम की स्थिति जिस पर जनता जो है, ऐसा नहीं होता। जनता का ऐसा नहीं कि पार्टी के नेता चले गए तो जनता, उनके जो वोटर्स है या उनके सपोर्टर्स है, वो उनका भी दिमाग वहां पे चला जाएगा। वो हो सकता है कि वो उसके खिलाफ हो। जिस तरह से जाटों का जो नेता का जो बयान आ रहा है उससे साफ दिख रहा है कि जयंत चौधरी से बहुत बड़ा नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाला बदला है और जो ठंडी चमन्नी की जो बातें किया करते थे, ये दिखा रहा है कि आरएलडी वहां पे कमजोर हो गई है। और देश के सबसे देश के सबसे बड़ा किसान नेता के बेटे होने के नाते देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। 2 सीट मिली है। एक सेकंड सर, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। करावं अशा प्रकारची सगळ्यांना मी विनंती करतो, सगळ्यांना आवाहन करतो। लोकतंत्र का महोत्सव शुरू है। अभी अभी मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी माताजी ने, हमारे परिवार ने यहाँ वोटिंग किया है और मैं सभी जनता को अपील करता हूँ कि सभी लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। किसी नेता की बकौती नहीं है कि वो जहां जाएंगे अपने सारे समर्थक रहेंगे। जनता जो है नहीं तो वही है ना, तो वही मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा है, अब कांग्रेस अगर साथ में आ गई है सपा के तो फिर तो वोटर नेता साथ आ गए, अब वोटर्स आएंगे या नहीं ये क्या पता। हो सकता है। आपने देखा होगा कितनी बार जो पिछली बार बीएसपी और सपा की जो गठबंधन हुए थे उसमें सपा को फायदा नहीं हुआ था, बीएसपी को फायदा हुआ था। तो वहां पे जो माई का जो समीकरण है वो बीएसपी के लिए संजीवनी बूटी के रूप में काम किया गया। इस पे आरएलडी की प्रवक्ता है, वो रिप्लाई करना चाह रही है। जल्दी से निशा जी बोल लीजिए, फिर निपुण जी भी बोलना चाह रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, अभी
शर्मा जी ने बोला कि जनता कोई बपोती नहीं है। तो राजनीति में जब निर्णय लिए जाते हैं तो जनता जो चाहती है वही निर्णय उनका नेता लेता है। जनता की तरफ से ही पहले आवाज आनी शुरू होती है, तभी नेता ऐसा निर्णय लेता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेले ही निर्णय लेते हैं। तो माननीय जयंत चौधरी जी ने जो निर्णय लिया, आज आप अगर मैं बात करूं स्पेशली उत्तर प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश में देखिए प्रशासन सुरक्षा, आप देखिए शर्मा जी पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में मैं तो ग्राउंड पे जाती हूँ, मैं तो जमीनी स्तर की हूँ, मैं तो जमीनी स्तर पे कार्य करके आपको बता रही हूँ। शर्मा जी मैं जमीनी स्तर की बात कर रही हूँ, मुजफ्फरनगर में हो चाहे बागपत में हो चाहे बिजनौर में हो। चलिए ठीक है, इस पे एक रिप्लाई निपुण जी कर रहे हैं। निपुण जी बोलिए जल्दी से। ठीक है, के शर्मा जी और निशा जी अब रुक जाइए। निशा जी एक सेकंड प्रतिक्रिया ले लेते हैं निपुण जी की। चौधरी जी पार्टी बदल ले, वो अपने फायदे के लिए सिर्फ अपनी एक ओपिनियन और ले ले, निपुण जी की बात भी सुन ले, एक ओपिनियन और ले ले। निशा जी एक मिनट। हाँ जी निपुण जी बोलिए। मैं थोड़ा उम्मीद करूंगा शर्मा जी नहीं बोलेंगे, बार बार बोल के डिस्टर्ब करते हैं। नहीं आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं देखिए कहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं आरएलडी की, चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा थोड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझिएगा। देखिए चौधरी चरण सिंह जी की जो स्थिति रही है पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, वो केवल एक जाट नेता के रूप में नहीं है, वो किसान पुत्र के रूप में भी और हर वर्ग में उनकी एक पहचान है। आरएलडी के पास में कोई भी बहाना नहीं था कि वो चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने के बाद बीजेपी के साथ ना जाए, क्योंकि सभी का समर्थन। बात रही किसानों की, स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप छोड़ दीजिए, वो उस पर बहुत सारा काम किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की राजनीति चलती है और गन्ने का जिस प्रकार से रेट तय किया गया, उसके बाद पहले क्या होता था कि हम बात करें सपा सरकार कांग्रेस सरकार में 3-3 4-4 6-6 महीने हो जाते, पेमेंट नहीं मिलता था, पर्ची टाइम से नहीं मिलती थी कि जो मिल में जाके पर्ची देनी पड़ती थी। वो तमाम काम जो है योगी और मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बेहतर किए गए। और दूसरी बात जो बार बार हो रही थी कि अभी बोल रहे थे कि नहीं तो शर्मा जी बोल निपुण रहे जी इसमें मांग ये थी, गन्ना किसानों की मांग ये थी कि आप दावा 400 पार का कर रहे हैं तो गन्ने की कीमत भी 400 के पार ले जाइए। नहीं मैं बता दे, नहीं गन्ने की बात भी, और दूसरी एक बात अभी जो सामने बोली, मैं आपको एक बात शर्मा जी देखिए बोल नहीं देते बीच में देखिए, बीच में नहीं प्लीज। प्लीज अभिषेक जी होता ये था, मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊं, पेमेंट की बात भी है। पहले क्या होता था कि गन्ने के लेकर लोग मिल में जाया करते थे, रात को पैसा लेते तो डरा करते थे, 6 बजे के बाद गांव में जाते थे अपने टिटोली लेकर, गन्ना ही होती है। शर्मा जी आपको पता ही नहीं है, शर्मा जी आपको वेस्ट यूपी का पता ही नहीं है, आपको वेस्ट यूपी का पता ही नहीं है। वेस्ट यूपी की राजनीति गन्ने पे चलती है, वेस्ट यूपी की राजनीति गन्ने पे चलती है। आप क्यों वेस्ट यूपी की बात कर रहे हैं? आपने सिर्फ ठगी के काम नहीं किया सर, है। मैं अभी किसानों की स्थिति को बेहतर किया है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया, सपा ने कभी नहीं किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। किसानों के लिए काम जो किया है वो केवल बीजेपी ने किया है, मोदी योगी ने किया है, बाकी किसी ने डबल इंजन की सरकार ने किया है किसानों के लिए। और देखिए राकेश टिकैत कितने चुप हो गए, वो राकेश टिकैत जो हमेशा उग्र होकर बोला करते थे भाजपा के खिलाफ, आज चुप है। क्यों? चौधरी चरण सिंह की स्थिति ये है, हर वर्ग हर समाज में चौधरी साहब की स्थिति एक किसान पुत्र के अलावा पूरे क्षेत्र के एक नेता के रूप में थी। 6 सीट मिलने वाले पार्टी को 2 सीट में संतुष्टि करना पड़ा, तो 6 सीटें का 1 सीट भी नहीं जीतते। अरे बिल्कुल नहीं जीतते, एक सीट भी नहीं जीत पाते। किसान नेता सपा की स्थिति तो वो है जो देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, अब एक सेकंड निपुण जी, निशा जी, अब एक सेकंड के शर्मा जी, रघुराज जी हमारे साथ है। रघुराज जी, आरएलडी को साथ लाना क्या मजबूरी थी? 2019 में जिस तरीके से आपको नुकसान झेलना पड़ा था जाटलैंड में, मजबूरी थी आरएलडी को साथ लाना? देखिए अभिषेक जी, आपके माध्यम से यही कहूंगा कि ये जगन्नाथ का रथ है। इस जगन्नाथ के रथ को जितने लोग सहयोग करेंगे, जितने लोग मेरे सामने मेरे सहयोगी के रूप में बैठे हैं, जो डिबेट में बैठे, मैं उनसे भी कहूंगा कि हिंदुस्तान का नाम रोशन अगर करना है तो केवल मोदी जी ही कर सकते हैं। विश्व में आज विश्व की चौधराहट आज हिंदुस्तान के पास है। 78% उनका रेटिंग लिस्ट है। आज हिंदुस्तान का कोई नेता आज तक के इतिहास में इतनी 78% रेटिंग लिस्ट नहीं ले पाया। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व प्रधानमंत्री
इनके काफी विपक्ष के रहे। जरा बता दें 60 साल में कितने प्रधानमंत्रियों ने 78% रेट लिस्ट में लाए रेटिंग में, तो इसलिए विश्व के आईकॉन हो गए आज। और आज देखिए इजराइल और इनका भी झगड़ा हो रहा, तो उसकी भी 14 का झगड़ा, उसमें भी हमारी 14। और देखिए हमारे इजराइल के जहाज को हूती डकैतों ने पकड़ लिया, उसके बाद हमारे लोग वापस आ रहे हैं। पहले ऐसा कभी होता नहीं था। आज किसी भाई के लाल की हैसियत नहीं है। हमारी हिंदुस्तान की कोई मजबूरी नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ये है कि हिंदुस्तान अच्छे हाथों में है। एक चीज और है रघुराज जी, देखिए उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, किसानों की एक मांग है। आप 400 पार का दावा कर रहे हैं ना, किसानों की भी ये मांग थी कि गन्ने की कीमत जो है वो 400 के पार ले जाएं आप लोग। रघुराज जी, अग्रणी देशों में हमारा नाम स्थापित हो रहा है। ये सब हिंदुस्तान रघुराज जी, जनार्दन के माध्यम से। रघुराज जी, चौधरी चरण सिंह जी मसीहा थे, किसानों के देवता थे, इसलिए ठीक है रघुराज जी, एक सेकंड, एक सवाल तो है। गन्ना किसानों की एक मांग ये भी है कि 400 के पार आप लोग ले जाइए इस गन्ने की कीमत। क्या आश्वस्त करेंगे कि 400 के पार ले जाएंगे? देखिए गन्ने की कीमत तो आदरणीय योगी जी ने इतनी बढ़ा दी है, अन्य किसी राज्य में नहीं है, पूरे भारत के किसी राज्य में नहीं है इतनी गन्ने की स्थिति। आदरणीय योगी जी ने मूल्य जो दिया है उनको, और जो सर्वांगीण 25 रुपए आपने बढ़ाया दिया है, तो ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास, सर्वांगीण विकास हुआ, उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। भगवान राम के जो टेंट में 500 साल 500 वर्ष लगातार। ठीक है सर, आता हूं फिर से। अभी हमारे साथ हर्षद शर्मा जी कांग्रेस से हैं और आलोक वत्स जी बीजेपी से ही हैं। हर्षद जी एक रिप्लाई करना चाह रहे हैं। हर्षद जी बोलिए, उसके बाद फिर मैं आलोक जी के पास जाता हूं। ठीक है रघुराज जी, आता हूं फिर से। हर्षद जी, देखिए कमाल की बात है कि मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं और इन पर सवाल आपने आरएसएस तो इजराइल पहुंच गए, आपने गन्ने के किसानों को 400 रुपए का मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो राम मंदिर के मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के। ऐसा बात यह है आज से 3 महीने पहले आरएलडी के जो वो पानी पी 700 किसानों की 30 साल कानून पर को गाली दे रहे थे, और आज से 6 महीने चले जाइए तो शेर अकेला चुनाव लगता, गठबंधन नहीं करता, मोदी के अकेले काफी है करना। मैं प्रधान हर्षद जी आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही हमें। अभी मंत्री शामिल होता है। अरे मंत्री क्या हुआ, पहले आना क्या हुआ? विश्वविद्यालय हमारे पास ही थे, विश्वविद्यालय का कंसेप्ट अकेला चुनाव में सही है ना? ठीक है आलोक जी विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि हर्षद जी जो नेता ऑडियो की कुछ समस्या उसे दुरुस्त करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ऑडियो की कुछ समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करके आपके पास आते हैं। आलोक जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वो नेता जो पहले दागी थे और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कोई ऐसा डिटर्जेंट है उनके पास कि वो पाक साफ हो जाते हैं। के शर्मा जी, अब सुन रिप्लाई तो बोलने दीजिए, सुन तो ले। आलोक जी बताइए। आलोक जी, जितने भी दागी थे उनपे किसी के ऊपर किसी का केस विड्रॉ नहीं हुआ है, वो सब केस उनके ऊपर स्टैंड कर रहा है। अगर वो उसमें दोषी पाए गए तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और रही बात जो अभी बात कर रहे थे लोग ये 102 सीटों पे, तो इस बार का जो माहौल है 102 सीटों में 75 से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में आ रही है। इसका कारण है कि जो चहुमुखी विकास हुआ है लोगों का और जो कल्याणकारी नीतियों से मोदी जी के आम आदमी को जो राहत मिली है उसके अंदर एक उत्साह है। विपक्ष हमने एक संकल्प पत्र जारी किया, विपक्ष ने अभी तक 5-6 संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं मैनिफेस्टो। कोई कह रहा है 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कोई कह रहा है 30 लाख दे देंगे, कोई कह रहा है 3,000 रुपए महिलाओं को दे देंगे, कोई 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, कोई लैपटॉप देने की बात कर रहा है, कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है। जनता गुमराह हो गई है।
ये सब आएंगे तो इनमें से किसका एजेंडा लागू होगा? ठीक है, अगर चलिए आपके इस अगर कॉन्फिडेंस के बारे में भी बात करेंगे, इस पर भी अगर चर्चा आप करेंगे। अगर आप चुनाव जी, लड़ते हैं जी, इस बीच आपको बता दें कि संजीव बालियान ने भी मतदान किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और संजीव बालियान ने न्यूज इंडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की लहर। बीजेपी के मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार संजीव बालियान ने न्यूज इंडिया से बात की है, सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। संजीव जी, आप अपना मतदान कर कर आ चुके हैं, अपने ही गांव में आए, लोगों की बात की जाए तो किस तरीके का रिस्पांस यहाँ पे मिलेगा? ये तो मेरा घर है, अब यहाँ भी रेस्पॉन्स देखो, मेरे परिवार खड़ा है, सारा परिवार के लोगों के दम पे तो हम बाहर हैं, तो ये तो मेरा परिवार है। यहाँ रेस्पॉन्स कैसा है? यहाँ तो सब साथ ही हैं, परिवार है। गठबंधन का असर कितना रहेगा? पूरा रहेगा। ठाकुर समाज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ठाकुर समाज जो है वो विरोध करता हुआ, आप आज जाइए, 100% भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते मिलेंगे। समाज विरोध नहीं करता, व्यक्ति विरोध करता है। व्यक्ति अपने विरोध को समाज का विरोध दिखाता है। वहीं अगर हरिंदर मलिक की बात की जाए, हरिंदर मलिक भी अभी कुछ आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने न्यूज इंडिया से साफ तौर पे ये कहा कि यहाँ पर आपके कुछ लोग हैं जो कि पोलिंग एजेंट्स को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब भी आरोप लगाएंगे और चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर लगाएंगे। आरोप लगाने के लिए इनका विपक्ष में बेचारे, इनका बस चले भारतीय जनता पार्टी ने तो आज ही भाग आए, छोड़ गए, तो इनका काम ही आरोप लगाना है। मैं क्या जवाब दूं? 2 बार के सांसद आप रह चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक रहेगी? मेरा परिवार तय करेगा। आपने सुना, हरिंदर मलिक जी दावे से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परिवार तय करेगा और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो वो आरोप लगाते हुए हरिंदर मलिक जी नजर आ रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। साथ है मनीष जी, शेयर मार्केट पूरी तरीके से टूटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, इनिशियली जब ईरान ने अटैक किया और उसके बाद उसमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा इजराइल को, और रिजल्ट ये निकला कि अगले 3 दिन तक इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका के हवाले से ऐसी खबरें आ रही थी कि भाई आक्रमण नहीं करना है, हो गया, लोगों को लगा इन दोनों के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, ये एक दूसरे अपना अपना ईगो शांत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल को लगा कि ये मेरी कहीं ना कहीं मेरी रेपुटेशन का मामला है, उन्होंने तुरंत अटैक किया। अब जैसे ही इजराइल ने अटैक किया, अब ईरान को कहीं ना कहीं वापस अटैक करना ही होगा। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो रूस, चीन, उत्तरी कोरिया ये सब मिलकर ईरान का सपोर्ट करें और उधर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये सब अगर इजराइल का सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बनती है। और आपको पता है सेंसेक्स मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं तो लगभग 87 पॉइंट या 88 पॉइंट नीचे है निफ्टी, और सेंसेक्स जो है वो 260 या 65 पॉइंट नीचे है। रिकवर करता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, मेरे पास जो जानकारी उसके हिसाब से 400 पॉइंट तक गिर चुका है। मुझे लगता है जिस तरीके वोटिंग पैटर्न अगर ठीक रहा तो कहीं ना कहीं भारत में थोड़ी स्थिति मजबूत होगी, तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा इस पर, हो सकता है कुछ रिकवर कर जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी इजराइल का अगला कदम क्या है, ईरान का अगला कदम क्या है। अगर ईरान ने कोई काउंटर अटैक कर दिया तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में झड़ी लग सकती है। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं समझता हूं जो सतर्क निवेशक हैं वो इससे सावधान रहें और अलर्ट रहें, फिर अकॉर्डिंगली कोई फैसला करें। चलिए ठीक है सर, तो ये लगातार खबर जो है जैसे जैसे आती रहेगी शेयर मार्केट की वो बताते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं पॉलिटिकल मार्केट की, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की पहले चरण के तहत वोटिंग चल रही है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा दूं। आजम खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ यतेंद्र कसाना जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। यतेंद्र जी बहुत स्वागत। साथ ही राजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी हमारे साथ आलोक जी पहले से जुड़े हुए हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षद जी हमारे साथ हैं, वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। और आलोक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बोल रहे थे, बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने अपने मैनिफेस्टो देश के सामने रख दिया है, कोई कह रहा है कि 1 लाख रुपए हम महिलाओं को दे देंगे, कोई 3000 की बात कर रहा है, कोई कह रहा है 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कोई कह रहा है 30 लाख नौकरी दे देंगे, कोई कह रहा है लैपटॉप बांट देंगे सारे लोगों को। तो जनता कंफ्यूज हो गई है।
कि ये जब अगर सत्ता में आ गए किसी तरीके से जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो इनमें से किसका मैनिफेस्टो लागू होगा? अगर आप चुनाव लड़ते हैं गठबंधन में, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये काम होता है। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यहाँ तो किसी ने किया नहीं। समाजवादी ने अपना दे दिया, आरजेडी ने अपना दे दिया, कांग्रेस ने अपना दे दिया, ममता बनर्जी का अपना आ गया। तो ये कितने तरीके के मैनिफेस्टो आपके पास हैं और कौन सा इसमें से लागू होगा? हर्षद जी कौन सा लागू करेंगे? हर्षद जी कौन सा लागू करेंगे? जनता को कंफ्यूज कर दिया आपने। हर्षद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। अभी नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ, अभी मैं 1 घंटे में हमने जो 6 गारंटी दी है, हम वो सारी 6 गारंटी लागू करेंगे। तो वक्त बताएगा, 4 जून 2024 के बाद का समय बताएगा। अगले 5 साल बाद जब आप और हम बात करेंगे तो मैं आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड रखूंगा। लेकिन आलोक जी मुझे ये बताइए कि आपने आपत्ति नहीं ली कि देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल से अपने आप को बहुत मजबूत बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में देंगे। ये क्यों नहीं कहते कि हम ऐसी स्थिति बना देंगे देश में कि किसी को भी मुफ्त राशन लेने की जरूरत ना पड़े? ये किस तरीके का देश आप बनाना चाहते हैं? क्या 80 करोड़ लोग, मतलब आधे से ज्यादा आबादी को आप मुफ्त में राशन देना चाहते हैं? ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? आप तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, हर आदमी आत्मनिर्भर बन जाए इसकी आप कल्पना करते थे, और आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री देना पड़ रहा है, और अगले 5 साल भी आप देंगे। तो आप इस देश की क्या स्थिति है, ये इससे समझा जा सकता है। मैं पिछली बार जब कह रहा था तो मेरी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। मैं मंत्री जी रघुनाथ जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपसे सवाल पूछा गन्ने के किसानों पे, तो आप पहुंच गए वॉर पर। आपसे पूछा कि 400 गन्ने के किसान का रेट करेंगे, तो आप पहुंच गए राम मंदिर पर। मंत्री जी आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इस चैनल पर आज ये कमिटमेंट देके जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि किसान जो है गन्ने का वो 400 रुपए का रेट पाएगा? आपको अपनी तो बड़ी चिंता है कि हमें 400 सीट मिल जाएगी, हम 370 पार कर देंगे, हम संविधान बदल देंगे, वो सब ठीक है। आप किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चूंकि लगातार मतदान किया जा रहा है, वोटिंग की जा रही है और तमाम दिग्गज जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी वोट डाला है। और हमारे साथ यहाँ पर भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राजेंद्र यादव। राजेंद्र, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं किसानों को लेकर, तो किसान किसके साथ जा रहे हैं? देखिए, आज तो जाहिर सी बात है, चुनाव का पहला चरण है और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो सभी देशवासियों से जिन जिन स्थानों पर आज चुनाव है वो अपने मत का अधिकार का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मताधिकार का उपयोग करें, जिससे कि अपनी चुनिंदा सरकार ला सकें। दूसरी बात आती है कि अब चुनाव का दौर चल रहा है, तो चुनाव में तो किसान सबके प्रिय हैं। किसान तो बैठा हुआ देख रहा है कि भाई अपने मताधिकार का प्रयोग हम लोग करते हैं और 4 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि जो किसान के और मजदूर के अधिकार हक की बात करेगा वो 4 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। अधिकारों की बात, हाँ, इस समय तो सब लोग कर रहे हैं। मैं वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस समय तो जो पक्ष भी है विपक्ष भी है, सब लोग जो है किसान की बात कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में खुशहाली लाएंगे, कोई कह रहा है कि हमने भैया दे दी है। लेकिन अगर दे दी है तो किसान नाराज क्यों है, क्यों सड़कों पर बैठा हुआ है? अभी भी पंजाब में बैठे किसान जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें राजेंद्र जी सिर्फ पंजाब के ही किसान तो किसान है नहीं। आप इसमें ये बताइए कि ना तो भागीदारी आपको पश्चिम बंगाल से मिलती है, ना बिहार से मिलती है, ना झारखंड से, ना ही केरल से, ना ही तमिलनाडु से, ना ही कर्नाटक से, ना ही मध्य प्रदेश से, ना ही छत्तीसगढ़ से, ना ही जम्मू कश्मीर से, ना ही राजस्थान से, ना ही आपको पश्चिम ये माफ कीजिएगा महाराष्ट्र से, ना ही गोवा से। यहाँ भी तो किसान है। देखिए, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ कि पूरे देश से जो है किसानों को का साथ मिलता है, लेकिन बात जब दिल्ली की तरफ कूच करने की बात आती है, जो दिल्ली के नज़दीकी क्षेत्र हैं उन लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कहने के लिए जो सत्ता पक्ष कहता है कि ये लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं या पंजाब से हैं या हरियाणा से है, वो सिर्फ कहने वाली बात है। जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर होता है, आंदोलन पूरे मुकाम पर होता है, अभी आप बताइए, तो पूरे देश से, मेरी बात सुनिएगा, पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संगठन प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग सब लोग आते हैं। क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो 12 महीना
खेत में रहता है, उसका काम है। अगर खेत को छोड़ के हम लोग चले जाएंगे तो हमारी जो फसल जो है वो खराब हो जाएगी, और देश के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी से हम लोग जो है एक तरफ हो जाएंगे, देश भुखमरी की तरफ चल जाएगा। उस चीज़ पे भी हम लोगों को सोचना होता है। इसलिए जो उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब के लोग इधर आते हैं या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं या हरियाणा के लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं। आपने देखा होगा, पीछे भी देखा होगा कि सभी लोग यहाँ पर थे। ठीक है मनीष जी, आता हूँ एक छोटे से प्रश्न पूछा था, इन्होंने कहा कि जो हमारे नेतृत्व करते हैं वो आते हैं, इसका मतलब वो लोग किसान नहीं है। जो नेता यहाँ पर आते हैं धरना देने, वो किसान नहीं है। मेरा सिर्फ ये पूछना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी ये कहा है कि जो उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, मैंने व्यक्तिगत किसी संगठन उसके लिए नहीं कहा है कि भाई वो लोग नेतृत्व करते हैं। और कौन कहता है कि जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग किसान नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, सब लोग किसान हैं। अभी कोई ऐसी बात आएगी तो आप भी थोड़ी देर बाद में कहेंगे कि मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो सब लोग किसान हैं। ऐसा नहीं है कि किसान नहीं है। ठीक है। अनिल बलूनी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। पौड़ी से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जी हैं। सर, आपने मतदान कर दिया, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों से अपील करें मतदान को लेकर। हम तो सुबह से मतदान की अपील कर रहे हैं और हमारे बूथ में 40% से ऊपर मतदान भी हो चुका है, और हम लोग जरूर सबको कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें बहुत अच्छे तरीके से मतदान करें। हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग सब बड़ी संख्या में मतदान करें और एक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करें। सर, पिछले कई दिनों से आप पौड़ी में घूम रहे हैं, आपको क्या लगा अभी तक क्या क्या मुद्दे रहे हैं पौड़ी के? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार बनाने का और प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। प्रत्येक व्यक्ति वोट इसीलिए कर रहा है कि मोदी जी को सरकार बनानी है और एक विकसित भारत के सपने को साकार करना है। सर, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष का ये कहना है कि आपको लेकर के आप कहीं ना कहीं दिल्ली से पैराशूट कैंडिडेट हैं। मैं इन सवालों के जवाब में नहीं पढ़ता हूँ। आपको शायद आप नहीं आए होंगे यहाँ पर, आपको जानकारी नहीं होगी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी बम्बई के रहने वाले हैं। सर, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का नारा है आपकी बार 400 पार। तो देश के साथ आपको राज्य में लगता है कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, 2014 में हमने कहा था अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार आ गई। पिछली बार हमने कहा 300 पार, तो 300 पार है। इसलिए कोई कारण नहीं कि आप शक करें। जब हमने 400 पार का, तो 400 पार भी पूरा होगा, इसमें कोई चिंता मत कीजिए। सर, अभी हम जिस रास्ते से आपसे मिलने आ रहे थे तो रास्ता बड़ा बेकार था, तो सर कहीं ना कहीं जब हमने जनता से बात की तो उनका ये कहना था कि आप आ रहे हैं तो एक उम्मीद है उनको कि ये सब तमाम सड़कें बनेंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ विकास भी होगा, सड़कें भी बनेंगी और काम भी आगे बढ़ेगा, और लोगों को जो विकास में उनकी भागीदारी और तेजी से होगी। ये थे बीजेपी के पौड़ी से उम्मीदवार अनिल बलूनी, जिनका साफ कहना था कि उनके आने के बाद तमाम विकास को लेकर परियोजना तेज की जाएंगी और तमाम चीजें मुकम्मल की जाएंगी। कैमरामैन मनीष डोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, पौड़ी। तो देखिए, मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हमने आपको दुनिया की सबसे छोटी लड़की ज्योति को दिखाया, अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। एक दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची, तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर से ये तस्वीर सामने आई। चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है काम जनता का, कि भाई वो अच्छा नेता चुने, है ना, ये सब। और सबसे पहले हमारे चाचा जी हैं, हमारे गांव से हैं, तो हमारा फुल सपोर्ट है उनकी साइड, इसलिए। हाँ, मतलब शादी तो अभी सुबह ही तो हुए हैं, फेरे सुबह ही हुए हैं। अभी मैं घर पे विदा भी नहीं हुई हूँ, अभी यहाँ से जाने के बाद से विदाई हुई यही की। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश, बावजूद इसके वोट प्रतिशत इतना कम क्यों रह जाता है? मनीष जी, क्या लगता है आपको? वोट प्रतिशत के लिए लगातार कोशिश की जाती है, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, बावजूद इसके उसमें तेजी नहीं देखी जाती। आपको क्या लगता है, क्या वजह? मैं समझता हूं, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है, पहले चरण का पहला दिन, और उसमें भी पहला सेशन, यानी मॉर्निंग है, अभी लोग आराम से उठे हैं, छुट्टी का दिन है आज, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, तो आराम से निकलेंगे। तो मैं समझता हूं 12 बजे तक कोई असेसमेंट करना उचित नहीं होगा। 12 बजे के बाद एकदम से तेजी आई, क्योंकि लोग ऐसा रास्ता ब्रंच करके निकलेंगे और फिर वोट डाल के घर लौटेंगे। तो मैं समझता हूं अभी कोई एस्टिमेट लगाना ठीक नहीं है। अभी 11 बजे तक की अगर आंकड़ों की बात करें, जो 25.83% मतदान हुआ है, कैसे देखते हैं इसे?
नहीं देखिए, मैं समझता हूं तो ये उत्साहजनक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से 35% मतदान हो गया है, उससे लग रहा है कि बंगाल में कहीं ना कहीं सत्ता के प्रति वहां की जो लोकल पावर है, लोकल जो सत्ता है, उसके प्रति लोगों में बहुत विरोध है। मुझे लगता है बंगाल जरूर एक सिम्टम दे रहा है। बाकी देश की तो स्थिति शाम होते होते हम लोग मिलकर एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन बंगाल में क्लियर मैसेज आ रहा है कि इस बार ममता दीदी के लिए लोकसभा में कितनी सीट आ पाएंगी ये कहना संभव नहीं हो पा रहा है अभी भी। ठीक है, अब आजम खान साहब आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आरएलडी यहाँ काफी स्ट्रांग मानी जाती है, किसानों की पार्टी आरएलडी को मानते हैं। आरएलडी को आपने छोड़ा क्यों? आरएलडी को हमने नहीं छोड़ा, आरएलडी खुद लगता है उन्हें ज्यादा कोई पैकेज मिल गया या कोई और उनको आश्वासन मिला होगा भाजपा, क्योंकि भाजपा जो है भाजपा आश्वासन देने और भाजपा आश्वासन देने और पैकेज देने में माहिर है। आखिर आज उनका राज्य सरकार में एक मंत्री है, सपा उन्हें मंत्री नहीं बना सकती थी किसी भी कीमत पे, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। हम उन्हें राज्यसभा भेज सकते थे, वो हमने राज्यसभा भेजा। ये आप जानते हैं कि आरएलडी जब अकेले लड़ती है तो 0.5% उनका वोट शेयर है, और हमारे साथ जब वो लड़े थे तो 2 पॉइंट कुछ वोट शेयर है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट आरएलडी अपने आप में बहुत अहमियत नहीं रखती है। जब वो हमारे साथ थे तो यकीनन उनके 9 विधायक और एक जयंत चौधरी जी माननीय वो सांसद हैं। हम लोग चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें, लेकिन जो भी वजह रही होंगी वो व्यक्तिगत तौर से वही बता सकते हैं कि वो उन्होंने क्यों छोड़ा। आपने जिक्र किया कि आरएलडी का इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं है, इतना आधार नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं होगा आपको आरएलडी के जाने से, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों को इंडिया अलायंस को जो वोट पड़ने वाला है वो महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं, आखिर किसान जो मांग रहा था क्या आरएलडी वहां जाके किसानों को वो चीजें दिला पाई? और जयंत चौधरी जी, आरएलडी किसानों के साथ खड़ी थी, क्या किसान के वो मुद्दे हल हो गए? किसानों के एमएसपी की गारंटी मिल गई? किसानों को कर्ज माफ हो गए? किसानों की तमाम जो समस्याएं हैं क्या वो दूर हो गई? नहीं दूर हुई, और भाजपा ने 10 सालों में दूर नहीं किया, और आरएलडी के जाने के बाद भी वो दूर होने वाली नहीं है। किसान ये बात समझ चुका है। बता देंगे कसाना साहब, बताइए क्या ऑफर मिला? और उम्मीद है कि किसान इस बात को समझ रहा है। राजनीति जो है हमेशा लाभ के लिए नहीं की जाती है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। जो लोग चौधरी चरण सिंह की उंगलियां पकड़कर राजनीति की सीढ़ियां चढ़े, वो लोग हमारे ऊपर, उनके वंशजों की पार्टी पर इस तरह की उंगलियां उठाएं तो ये बात शोभा नहीं देती है। सच बात यह है कि किसान के मुद्दे हल कराने हैं, नौजवान को रोजगार दिलाना है, जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्या है उनको कराना है, सॉल्व कराना है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों पे हमारे नेता सहमत थे। चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दिया गया। तो एक चीज़ मैं बता दूं, किसान जो है वो किसी का एहसान नहीं रखता है। उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया तो हमने भी शायद बीजेपी पे एहसान किया कि हम आपके साथ आ रहे हैं और हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहीं पीछे हटके या दबकर किसी से समझौता नहीं किया है। निश्चित तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की एक बड़ी समस्या है, खेती से संबंधित जो समस्या है और जो बेरोजगारी के युवाओं में जो समस्या है, उस सब पे हम बातचीत करके ही हम लोगों ने गठबंधन किया है। किसानों की समस्या सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि आरएलडी आ गई बीजेपी के साथ? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारा ये मानना है कि चुनाव खत्म हो जाएगा 4 तारीख को, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद देश में तो क्लियर मैंडेट है, सब लोग मान रहे हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, सरकार दोबारा एनडीए की बनने जा रही है। हम लोग उसमें सहयोगी हैं और हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि किसान की, नौजवान की जो भी समस्या है वो निश्चित तौर पर रघुराज जी, आरएलडी का कहना है कि अब जो है किसानों की समस्याएं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएंगी, अब तक नहीं सुनी जा रही थी। हमारा ये कहना है कि जब हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ होगा, हमारे नेता वहाँ होंगे, हमारे नेता सदन में मौजूद होंगे, तो वो निश्चित तौर पर बात करेंगे। रघुराज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? किसानों की समस्या गंभीर है। आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है सर, आते हैं आपके पास, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया ने मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं हरेंद्र मलिक, उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हरेंद्र मलिक जी मौजूद हैं। हरेंद्र जी, आप अपना वोट डाला है? मैं तो अपना वोट डाला, अब यहाँ बूथ देख रहा हूँ, ये कुटबी का गांव है,
जहाँ के दूसरे भाजपा के कैंडिडेट हैं, यहाँ बूथ कैप्चर का प्रयास होगा और ये हमेशा क्रिटिकल बूथ रहा है। चूँकि कैंडिडेट का गांव है तो क्रिटिकल होता ही है और इन्होंने इस बार प्रशासन ने इसे क्रिटिकल नहीं किया। फोर्स यहाँ है नहीं, उनका परिवार यहाँ चारों तरफ से घेराबंदी करे पड़ा है। जब मैं आया तब भी पुलिस के सामने ही 20 लड़के हमारे एजेंट को डांट रहे थे और एजेंट ये कह रहा था, जो प्रेस ने रिकॉर्ड भी किया है, मीडिया ने उसको वीडियो में आया होगा जरूर, वो कह रहा मार लो तब मुझे मारोगी के तो। और फिर ये संजीव बालियान आए तो 20 आदमियों को लेकर के वो अंदर घुसे हैं। अभी भी आपके सामने 10 गाड़ी खड़ी है, पीछे भी खड़ी है, सामने जो गाड़ी के नंबर भी नहीं है उसकी परमिशन हो नहीं सकती। 20 गाड़ियाँ ले रहा है साथ में बिना परमिशन के और बूथ कैप्चर करता घूम रहा है। पहले चरण में तानाशाही देखने को मिल रही है। पहले से ही, पहले इसमें ही तानाशाही, और अभी तो पहले 2 घंटे भी नहीं हुए। साफ तौर पे ये कहना है कि प्रशासन अपना दायित्व जो है पूरी तरीके से निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल बूथ्स हैं वहां पर भी तानाशाही देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। रघुराज जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अब जी आ रही है, मोनिका जी आ रही है आपकी आवाज। जी रघुराज जी, आरएलडी का कहना है कि अब किसानों के मुद्दे ज्यादा गंभीरता से सुने जाएंगे। चूंकि आरएलडी अब बीजेपी के साथ है, एनडीए का हिस्सा है, अभी तक नहीं सुने जा रहे थे। देखिए, आरएलडी हमारे एनडीए का हिस्सा है। हाँ। और उनके जो सुझाव होंगे उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री से ये लोग वार्ता करेंगे और इम्प्लीमेंट होंगे। हमने तो जो भी देखिए किसानों के हित में कोशिश की है, और देखिए कोशिश ही कर्तव्य है व्यक्ति का। और अब आरएलडी मिल गई है, आरएलडी भी जो सुझाव देगी वो भी माने जाएंगे, क्योंकि आरएलडी भी हमारा छोटा भाई है। तो इसलिए किसानों के हित में, पूरे देश के हित में हम लोग तो काम कर रहे हैं, तो और विश्व के हित में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को भी छोड़िए, हम तो विश्व के हित में काम कर रहे हैं। आज देखिए हिंदुस्तान का विश्व में नाम हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री जाते थे, उनसे कोई वार्ता करने को तैयार नहीं होता। आज प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया जाता है, तो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हम सब मोदी हैं, जितने भी लोग हम लोग सपोर्ट पे हैं वो सब मोदी हैं उनके। और आज देखिए 65% हिंदुस्तान का नागरिक आदरणीय मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त करता है। इसलिए 35% की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है और 26 दिन के घोषणा पत्र है। कौन कौन सा घोषणा पत्र लागू करेंगे, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा तो एक ही घोषणा पत्र है, सबका मिला के एनडीए का पूरे का एक ही घोषणा पत्र है, लेकिन इनके 26 घोषणा पत्र है। ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जरा इनसे पूछ तो लो। चलिए ठीक है रघुराज जी, आप सभी हमारे साथ बने रहें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। धन्यवाद।